Hello, dear student. This is Dr. Vinita Arora, Assistant Professor, Government Pangal College, Pali. इंट्रोडक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स के हमारे कंटिन्यूड सेशन में आज हम आपके सामने बात करेंगे कलेक्शन ऑफ डेटा की। और कलेक्शन ऑफ डेटा का जैसा मैंने अपने पिछले लेक्चर में भी बताया था, डेटा के कलेक्शन इसलिए ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है क्योंकि जब तक हमारा इनपुटेड डेटा सही नहीं होगा तब तक हमारा आउटपुट यानी इंटरप्रिटेशन भी सही नहीं हो पाएगा। इसलिए डेटा के संग्रहण करने के लिए, उसे कलेक्ट करने के लिए एक रिसर्चर को, इन्वेस्टिगेटर को बहुत सावधानी बरतनी होती है। जिस तरह से हमने बात की थी कि डेटा के दो तरह के टाइप होते हैं, प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा। यहाँ इस लेक्चर में मैं बात कर रही हूँ प्राइमरी डेटा की। प्राइमरी डेटा की सबसे पहले बात करें तो उसके मीनिंग पर जाएंगे, और मीनिंग के लिए मैं आपको कहना चाहूँगी, इसमें कुछ पॉइंट्स इम्पॉर्टेंट है। वो ये कि प्राइमरी डेटा वो होता है जिसे इन्वेस्टिगेटर या रिसर्चर द्वारा सबसे पहले शुरुआत से लेकर एंड तक खुद कलेक्ट किया जाता है। यानी जैसे हम सेकेंडरी डेटा की बात करें तो सेकेंडरी डेटा वो होता है जिसे ऑलरेडी कलेक्टेड होता है, उसे रिसर्चर को कलेक्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। वह केवल अपने रिसर्च के पर्पस के अकॉर्डिंग पहले से किसी और के द्वारा कलेक्टेड डेटा को अपने पर्पस के अकॉर्डिंग यूज़ कर लेता है। लेकिन प्राइमरी डेटा में ऐसा नहीं होता। प्राइमरी डेटा में रिसर्चर अपने डेटा को खुद अनुसंधान क्षेत्र में जाता है और अपने उद्देश्य के अनुसार शुरू से लेकर अंत तक स्वयं कलेक्ट करता है। तो बच्चों, इस तरह से ये तो बात हुई प्राइमरी डेटा की। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल हम जनगणना का ले सकते हैं। जो हमारा सेंसस होता है हर 10 साल के भीतर, उसमें हम गवर्नमेंट के द्वारा पूरे भारतवर्ष की जनगणना कराई जाती है। इसके लिए हर एक घर को, हर एक परिवार को यहाँ पर शामिल किया जाता है और हर एक परिवार से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है। तो यह प्राइमरी डेटा का सोर्स हो गया, प्राइमरी डेटा का बहुत अच्छा एग्जाम्पल हुआ। और सिंपल वे में यदि बात करें तो यदि मैं आपको कहती हूँ कि स्टूडेंट्स की कोरोना पीरियड में, लॉकडाउन पीरियड में पढ़ने की हैबिट का एनालिसिस आप करना चाहते हैं, तो आप स्टूडेंट्स को, आपकी क्लास के स्टूडेंट्स को फ़ोन करके खुद डेटा कलेक्ट करते हैं, खुद बात करते हैं कि क्या आपकी पढ़ने की हैबिट रही है, आपके लॉकडाउन पीरियड में आपने क्या क्या इनोवेटिव्स किए हैं, इसके बारे में यदि आप बात करते हैं तो ये एक प्राइमरी डेटा कहलाएगा। क्योंकि आप अपने पर्पस के अकॉर्डिंग खुद अपने इन्फॉर्मेंट के पास जाते हैं और इन्फॉर्मेंट से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। तो गाइज़, ये तो बात हुई प्राइमरी डेटा की। अगली बात यदि हम करते हैं कि प्राइमरी डेटा के कौन कौन से मेथड्स हैं या कौन कौन से सोर्सेज हैं, तो इस पर हम बात करते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगी, यहाँ मेथड्स और सोर्सेज दोनों इसलिए कहा गया है क्योंकि एक तरह से हम यहाँ प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करने के मेथड्स, विधियाँ, तरीक़ों की बात कर रहे हैं, और दूसरी तरफ साथ ही क्या क्या सोर्सेज हैं जिनके थ्रू हम प्राइमरी डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं, ये सभी एक ही हैं। देखिएगा किस तरह से यहाँ पर काम होता है। सबसे पहला मेथड या सबसे पहला सोर्स हमारा ये है कि डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। देखिए, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन वो होता है जिसमें अनुसंधानकर्ता, रिसर्चर या इन्वेस्टिगेटर खुद अपने इन्फॉर्मेंट या उत्तरदाता व्यक्ति के पास जाता है और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लेता है। जैसे यदि मुझे आपके बारे में इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, स्टूडेंट्स के बारे में इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, तो मैं हर एक स्टूडेंट से उनकी इन्फॉर्मेशन लूँगी, उनका डेटा कलेक्ट करूँगी। यह तो एक सिंपल तरीका हुआ है जब हम प्राइमरी डेटा का कलेक्शन कर रहे हैं। इन्वेस्टिगेटर खुद इन्फॉर्मेंट के पास जाता है और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लेता है। ये कहलाता है हमारा डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। इसमें दो बात ज़रूर से ध्यान रखिएगा। एक तो ये डायरेक्ट मेथड है। डायरेक्ट मेथड का मतलब यहाँ पर रिसर्चर का और इन्फॉर्मेंट का आपस में डायरेक्ट कम्युनिकेशन होना ज़रूरी है, चाहे वो टेलीफोनिक वे में हो या डायरेक्टली मिलकर हो।
साथ ही ये पर्सनल इन्वेस्टिगेशन है, जैसा कि मैंने आपको कहा कि डायरेक्टली यहाँ पर रिसर्चर और इन्वेस्टिगेटर या फिर का इन्फॉर्मेंट से डायरेक्ट कम्युनिकेशन होगा, इसलिए इसे डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन कहा जाता है। अगले मेथड की बात करें बच्चों, तो अगला मेथड कहलाएगा इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। अगेन जो चेंजेस यहाँ पर हैं वो आप ध्यान रखिएगा, दैट इज़ इनडायरेक्ट मेथड, दैट मीन्स यहाँ पर रिसर्चर या इन्वेस्टिगेटर डायरेक्ट अपने इन्फॉर्मेंट से कम्युनिकेट नहीं करेगा। सेकेंड थिंग इज़ द ओरल इन्वेस्टिगेशन। ओरल यानी मौखिक रूप में ही यहाँ पर कम्युनिकेशन किया जाएगा। देखते हैं किस तरह से ये मेथड काम करता है। देखिए, इसमें यदि हम माने कि हमारा इन्वेस्टिगेटर है ए और इन्फॉर्मेंट है बी, यानी हमें बी के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन हम डायरेक्ट बी से नहीं लेकर ये इन्फॉर्मेशन हम लेते हैं सी से, यानी एक ऐसा व्यक्ति जो बी के बारे में जानता है या बी के ग्रुप को पूरी तरह से रिप्रेजेंट करता है। जैसे यदि प्रिंसिपल को अपनी क्लास के बारे में इंफॉर्मेशन लेनी है तो वो एक एक बच्चे के पास नहीं जाकर, एक एक स्टूडेंट के पास नहीं जाकर डायरेक्ट क्लास टीचर से ही सारा कम्युनिकेशन करेगा। यानी प्रिंसिपल को बच्चों के लिए इन्फॉर्मेशन चाहिए, ए को बी से इन्फॉर्मेशन चाहिए, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन बी से नहीं लेकर उसके एक रिप्रेजेंटेटिव व्यक्ति यानी सी से ली जाती है। इन जनरल यदि हम बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो कई बार जब हड़ताल होती है, मज़दूरों की हड़ताल होती है, तो यहाँ पर प्रबंधकों द्वारा डायरेक्ट मज़दूरों से बात नहीं करके उनके यूनियन लीडर से बात की जाती है। यानी ए बी की समस्याओं को जानना चाहता है, लेकिन इसके बारे में सारी जानकारी सी यानी यूनियन लीडर से ली जाती है, मज़दूरों के लीडर से ली जाती है। तो इस तरह से यहाँ पर ए और बी यानी इन्फॉर्मेंट और इन्वेस्टिगेटर, इनके बीच में कोई डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं है। यह कम्युनिकेशन है किसी थर्ड पर्सन से जो कि बी ग्रुप का पूरा रिप्रेजेंटेटिव होता है। हमारे अगले मेथड की बात करें तो इन्फॉर्मेशन थ्रू लोकल सोर्सेज। इन्फॉर्मेशन थ्रू लोकल सोर्सेज जनरली इसके अंतर्गत यदि प्राथमिक समकों का संग्रहण किया जाता है तो यह जर्नलिस्ट, रिपोर्टर्स या न्यूज़पेपर या टीवी के अंतर्गत ऐसा काम किया जाता है, टीवी न्यूज़ के अंतर्गत ये किया जाता है। इसके अंतर्गत यदि हमें किसी प्राथमिक समक का संग्रहण किया जाना है तो वहाँ के लोकल व्यक्तियों द्वारा उस घटना का ऑब्जर्वेशन किया जाता है और उनसे सारी इन्फॉर्मेशन ले ली जाती है। जैसे जर्नलिस्ट या रिपोर्टर्स किसी भी घटना के घटित होने पर वहाँ पर जो लोकल व्यक्ति अवेलेबल हैं उनसे सारी घटना का वर्णन कलेक्ट करते हैं और उसे अपने टीवी चैनल्स तक, अपने न्यूज़पेपर्स तक पहुंचा देते हैं। यानी बच्चों ध्यान रखिएगा, जो न्यूज़पेपर आपके पास खबरों के साथ आता है ये एक तरह से सेकेंडरी डेटा कहलाता है, वो प्राइमरी डेटा नहीं है। लेकिन जो रिपोर्टर्स अपना डेटा कलेक्ट करते हैं वो लोकल सोर्सेज से कलेक्ट करना ये एक प्राइमरी डेटा कहलाता है न्यूज़पेपर एजेंसी के लिए और टीवी न्यूज़ एजेंसी के लिए। लेकिन आपके लिए, एक रीडर के लिए, यह डेटा सेकेंडरी डेटा सोर्स कहलाएगा। ध्यान रखिएगा, ज़्यादा कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ पर लोकल सोर्सेज के थ्रू रिपोर्टर्स अपने इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं और उसके बाद उसे टीवी चैनल या न्यूज़ एजेंसीज़ को भेज देते हैं। दैट इज़ कॉल्ड द इंफॉर्मेशन थ्रू लोकल सोर्सेज। अगली बात करें, थ्रू क्वेश्चनियर प्राइमरी डेटा का कलेक्शन किया जाता है। तो यहाँ पर मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूँ कि यहाँ इससे पहले जो 3 मेथड्स मैंने आपको बताए थे ये कम्प्लीटली ओरल मेथड थे। यानी यहाँ पर किसी तरह से कोई रिटर्न में इंफॉर्मेशन कलेक्ट नहीं की जाती है, जस्ट ओरली कम्युनिकेशन किया जाता है और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर ली जाती है। लेकिन इस मेथड में हम रिटर्न इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं थ्रू कंप्लीट रिकॉर्ड। तो थ्रू क्वेश्चनियर यदि हम बात करें तो यहाँ पर सबसे पहले एक क्वेश्चनियर मीनिंग मैं आपको बता दूँ। यह शब्द का प्रश्नावली या क्वेश्चनियर प्रश्नों की एक सूची होती है। यानी रिसर्चर को जिस भी संबंध में रिसर्च करना है उसके संबंध में प्रश्नों की एक सूची तैयार कर ली जाती है। जैसे यदि मैं बात करना चाहूँ लॉकडाउन में पाली के कपड़ा उद्योगों की क्या स्थिति रही, तो इस संबंध में मैं कपड़ा उद्योग के संबंध में एक कंप्लीट प्रश्नावली या क्वेश्चनियर तैयार कर लूँगी। इस क्वेश्चनियर में कई डिफरेंट क्वेश्चंस होंगे जो मेरे रिसर्च के एस्पेक्ट को कवर करेंगे।
अब इस प्रश्नावली को जो मेरे इन्फॉर्मेंट व्यक्ति हैं, इन्फॉर्मेंट कौन होंगे? जो पाली ज़िले में कपड़ा उद्योग के संचालक हैं, इन सभी उद्यमी बिजनेसमैन को दे दी जाएगी। अब ये बिजनेसमैन, ये उद्यमी इस क्वेश्चनियर को भरेंगे और पुनः इसे मेल द्वारा या अन्य किसी साधनों से मुझ तक पहुंचा दिया जाएगा। तो ऐसी स्थिति में स्टूडेंट्स होगा क्या? जो भी इन्फॉर्मेशन क्वेश्चनियर के थ्रू मैंने चाही थी, वो इन्फॉर्मेशन मुझे उस क्वेश्चनियर में लिखित रूप में मिल जाएगी। लेकिन इस मेथड का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि इसमें रिस्पॉन्ड रेट बहुत कम होता है, क्योंकि यदि मैंने कोई क्वेश्चनियर भेजी है तो ये अपने इन्फॉर्मेंट या उत्तर प्रदाता व्यक्ति की मर्जी है कि वो उसे वापस रिटर्न करे या नहीं करे। जैसे कई बार कॉलेज की तरफ से आपके घरों पर लेटर जाए जाते हैं, कंप्लेन लेटर जाए जाते हैं या इन्फॉर्मेशन के लिए लेटर जाता है, लेकिन ये आप ही की मर्जी है कि आप इसे अपने पेरेंट्स तक पहुंचाएं और पेरेंट्स वापस इसे कॉलेज तक रिटर्न करें। इसके रिस्पॉन्ड रेट बहुत कम होती है। तो ध्यान दीजिएगा, थ्रू क्वेश्चनियर इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना भी प्राइमरी डेटा का ही सोर्स है, लेकिन यहाँ पर रिटर्न वे में एक क्वेश्चन पेपर तैयार कर लिया जाता है, सेट ऑफ क्वेश्चंस तैयार कर लिए जाते हैं और इन सेट ऑफ क्वेश्चंस को क्वेश्चनियर कहा जाता है, प्रश्नावली कहा जाता है और इस प्रश्नावली को अपने इन्फॉर्मेंट तक पहुँचा दिया जाता है। इन्फॉर्मेंट इसमें सारे आंसर्स लिखता है, रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन लिखता है और उसे पुनः इन्वेस्टिगेटर तक पहुंचा देता है। इस तरह से प्राथमिक समंक कलेक्ट हो जाते हैं। नाउ अगली बात हम करते हैं थ्रू शेड्यूल। शेड्यूल अनुसूची कहलाता है और प्रश्नावली और अनुसूची में क्या फ़र्क है, सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, अनुसूची भी एक तरह से प्रश्नावली ही है। यहाँ पर भी प्रश्नों का एक सेट तैयार किया जाता है, सेट ऑफ क्वेश्चंस तैयार कर लिए जाते हैं, लेकिन इस सेट ऑफ क्वेश्चन यानी इस प्रश्नावली को अनुसंधानकर्ता द्वारा इन्फॉर्मेंट तक भेजा नहीं जाता है, अभी तो इसकी जगह कुछ एनुमरेटर्स या प्रगणक नियुक्त किए जाते हैं। यह वो व्यक्ति होते हैं जो इन प्रश्नावलियों को या इस मेथड में कहें इन अनुसूचियों को उन उत्तर प्रदाता व्यक्तियों तक लेकर जाते हैं और उनसे सारी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन पूछकर खुद ही भरते हैं। यानी ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपकी रिस्पॉन्ड रेट ज़्यादा होगी इंस्टीड ऑफ क्वेश्चनियर मेथड, क्योंकि यहाँ पर आप ही के रिप्रेजेंटेटिव व्यक्ति आपके उत्तर प्रदाता व्यक्ति यानी इन्फॉर्मेंट्स तक जाते हैं और सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके उसे खुद लिखते हैं और आप तक पहुंचा देते हैं। यानी यहाँ पर सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो मैं आपको देना चाहूँगी वो फिर से एक जनगणना का ही एग्जाम्पल है। गवर्नमेंट को प्राइमरी डेटा कलेक्ट करना है सेंसस के संबंध में। इसके संबंध में गवर्नमेंट अपने रिप्रेजेंटेटिव या एनुमरेटर्स या प्रगणक नियुक्त करती है। इन प्रगणकों के पास पूरी प्रश्नों की एक सूची होती है कि आपके घर में मुखिया कौन है, कितने पुरुष हैं, कितनी महिलाएं हैं, कितने साक्षर हैं, कितने निरक्षर हैं, कितने बिजनेसमैन हैं, कौन क्या करता है। ये सारी प्रश्नों की सूची इन प्रगणकों के पास होती है। ये प्रगणक आपके पास आते हैं, आपसे आपके परिवार से फैमिली मेम्बर्स से सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं और ये कलेक्टेड इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट तक पहुंचा दी जाती है। तो ये बिल्कुल परफेक्ट एग्जाम्पल है कि प्राइमरी डेटा शेड्यूल के थ्रू या अनुसूची के थ्रू कलेक्ट किया जाए। तो गाइज़, आप सभी को ये पांचों मेथड क्लियर हो गए होंगे। मैं शॉर्ट में इन्हें फिर से समझाती हूँ। डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन मेथड में इन्फॉर्मेंट और इन्वेस्टिगेटर का डायरेक्ट कम्युनिकेशन होता है, जबकि इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन में इन्फॉर्मेंट और इन्वेस्टिगेटर इनके बीच में डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं होकर इन्फॉर्मेंट के संबंध में सारी सूचना उसके एक रिप्रेजेंटेटिव व्यक्ति से ले ली जाती है। लोकल सोर्सेज के थ्रू इन्फॉर्मेशन जनरली न्यूज़पेपर या टीवी न्यूज़ चैनल्स के द्वारा कलेक्ट की जाती है, जिसमें लोकल व्यक्तियों द्वारा ऑब्जर्व की गई घटनाओं के संबंध में जानकारी लेकर डेटा कलेक्ट किया जाता है। क्वेश्चनियर के अंतर्गत एक प्रश्नावली, एक सेट ऑफ क्वेश्चंस तैयार किया जाता है और इसे रिस्पोंडेंट्स को भेज दिया जाता है। रिस्पोंडेंट इसे खुद भरता है और इन्वेस्टिगेटर तक पहुंचा देता है। थ्रू शेड्यूल इस मेथड में प्रश्नावली विधि के जैसा ही होता है, लेकिन केवल एक ही फ़र्क है कि इस शेड्यूल मेथड में तैयार क्वेश्चनियर को खुद इन्वेस्टिगेटर के रिप्रेजेंटेटिव एनुमरेटर्स या प्रगणक व्यक्ति होते हैं, वह इन्फॉर्मेंट तक लेकर जाते हैं और उसमें सारी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन खुद भरते हैं।
इसके द्वारा इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना लिखित में और भी आसान होता है और इसकी रिस्पॉन्ड रेट क्वेश्चनियर मेथड से कहीं अधिक होती है। तो इस तरह से बच्चों हर एक मेथड के कई सारे गुण हैं तो कई सारे दोष भी हैं। ये हमारे रिसर्च पर्पस पे डिपेंड करता है कि हमें कौन सा मेथड यूज़ में लेना चाहिए। Finally guys, thank you so much for watching my video.